Hello all and welcome to the special show of Money 9 on the issue of budget. बजट 2025 पेश होने वाला है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमन बजट पेश करेंगी, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से। और आज हम बात करेंगे हाउसिंग इंडस्ट्री पर। देश की हाउसिंग इंडस्ट्री का एक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूं। तकरीबन जीडीपी का, देश की जीडीपी का 53% हिस्सा ये रिप्रेजेंट करती है हाउसिंग इंडस्ट्री। हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको लेकर बजट में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होने की एक्सपेक्टेशंस है। 8 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं इस हाउसिंग इंडस्ट्री में, लेकिन इसके बाद भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें तकरीबन 10.1 मिलियन की शॉर्टेज है और ये 2030 तक बढ़कर 31 मिलियन घरों की शॉर्टेज पहुंचने की एक्सपेक्टेशंस हैं। हाउसिंग इंडस्ट्री के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां क्या हैं? हाउसिंग इंडस्ट्री बजट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके बैठी हुई है? इसके अलावा हाउसिंग पर जब भी पर्सनल लोन या होम लोन की बात होती है तो उसमें क्या कुछ राहत दी जा सकती है? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर सुरेश गर्ग, CMD निराला वर्ल्ड। ही इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रेडाई वेस्टर्न यूपी। हेलो सर एंड वेलकम टू द मनी 9। सर नमस्कार सर। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और ये बहुत ही हमारे लिए अच्छी है कि आपके जैसे एक्सपर्ट दिग्गज, हाउसिंग के दिग्गज हमारे साथ जुड़े और अब इस टॉपिक पर हमसे बातचीत करेंगे। और ये आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन होगी सर। शुरू करते हैं सर। अपना पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा कि हाउसिंग इंडस्ट्री देश की जीडीपी का 53% रिप्रेजेंट करती है, एक बड़ा सेक्टर है। अब और हम लगातार अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते आ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से हाउसिंग फॉर ऑल की बात चल रही है, लेकिन अभी भी इस इंडस्ट्री को क्या वो तवज्जो मिल रही है जो मिलनी चाहिए? और बजट को लेके आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर? मेरा पहला सवाल यही रहेगा आपसे। ऑब्वियसली आपने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है कि इस इंडस्ट्री को जो सरकार की तरफ से तवज्जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ा तो इस इंडस्ट्री को सरकार ने आज तक इंडस्ट्री की स्टेटस ही नहीं दी है। हमारी बहुत बार हर बजट में ये डिमांड रही है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी इंडस्ट्री की स्टेटस मिले, ताकि उसको जो कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस हैं, अदर फैसिलिटीज हैं, वो इंडस्ट्री के एट पार आ सके। आज की डेट में कोई भी बिल्डर अगर किसी बैंक से, फाइनेंस कंपनी से लोन मांगने जाता है तो उसको नॉर्मल इंडस्ट्रियल लोन से महंगे रेट पे लोन दिया जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के इक्वल नहीं माना जाता। वहां पे रिस्क वेटेज ज्यादा है, वहां पे प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ती है बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बिल्डर से वो महंगा चार्ज करते हैं। तो हमारी एक बहुत पुरानी मांग है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी इंडस्ट्री के स्टेटस मिले, ताकि ये इंडस्ट्री के इक्वल आ सके और एक बेटर मकान, एक अच्छे रेट पे, कम रेट पे मकान इंडस्ट्री बायर को प्रोवाइड कर सके। जी सर। लेकिन सर तो इस बार पुरानी मांग है कि एक इंडस्ट्री का स्टेटस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मिले। जी सर। और इस बार के बजट में काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन अगर हम इस सेक्टर की बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग को स्पेशली फोकस करें, जैसा कि आप भी बोल रहे हैं इंडस्ट्री की पहचान नहीं मिली, लेकिन क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती है? क्योंकि सरकार का भी हाउसिंग फॉर ऑल ये स्टेटमेंट काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। हर एक को घर दिलाने की बात हो रही है, स्पेशली शहरी क्षेत्रों में इस स्कीम को लेके काफ़ी कुछ सरकार बल दे रही है। तो क्या बजट में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाउसिंग सेक्टर के लिए सर? बिल्कुल, अगर सरकार को अफोर्डेबल हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रखना है तो उसको जो एक लिमिट है 45 लाख रुपए की अफोर्डेबल हाउसिंग की, जी, वो लिमिट आज की डेट में किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं बची है। प्रैक्टिकली 45 लाख रुपए में दिल्ली NCR हो या जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हो या उनके आसपास की सिटी हो, उसमें 45 लाख रुपए में आज की डेट में घर मिलना आसान क्या, मतलब इम्पॉसिबल हो चुका है। पिछले 3-4 साल में, कोविड के बाद में, हाउसिंग की प्राइसेस 3 से 4 गुना तक बढ़ी हैं, लेकिन ये 45 लाख रुपए की लिमिट वहीं की वहीं है। तो पिछले 2 साल से मैं नहीं समझता कि किसी भी नए प्रोजेक्ट के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग की कोई परियोजना शुरू हुई हो। तो इसको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा सरकार को। 45 लाख से इस लिमिट को
1 करोड़ रुपए की करें, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट दोबारा से नए लॉन्च हो सके, लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सके, जो मध्यम और गरीब वर्ग का आदमी है उसको मकान मिल सके। जो सरकार का आदरणीय मोदी जी का भी एक विजन है हाउसिंग फॉर ऑल का, वो तभी पूरा होगा जब इस लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ रुपए तक लाया जाए। जी। और जो फैसिलिटीज अफोर्डेबल हाउसिंग की 45 लाख रुपए तक मिलती हैं, जैसे जीएसटी है जहां पे 5% की बजाय 1% मिलता है, लगता है। सेकंड, जो जीएसटी की के साथ साथ में जो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलती है अफोर्डेबल हाउसिंग की, वो मिले। और बिल्डर को जो तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं उनकी तरफ से फीस में, डेवलपमेंट चार्जेस में छूट वगैरह मिलेगी, तो वो एक कम कीमत पे घर बना सकेंगे और बायर को एक अफोर्डेबल हाउसिंग मिल पाएगी, जो आज की डेट में पिछले 2 साल से असंभव हो चुकी है। जी। तो हमारी सरकार से ये एक रिक्वेस्ट है कि इस लिमिट को 45 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ किया जाए। आज से 3 साल पहले जो कीमत 45 लाख रुपए की थी जिस मकान की कीमत, आज वो 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। जी, तो घरों की कीमतों में बहुत ही तेज सर्ज देखने को मिला है। और बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 45 लाख की लिमिट ऑब्वियसली बहुत कम है जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं। सर, हम कंपनीज़ की भी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले जो बायर्स हैं उनकी एक और प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। होम लोन टैक्स बेनिफिट्स, जैसा कि आप बोल रहे थे सर, इसके तहत भी कई मांगे इंडस्ट्री कर रही है कि ताकि लोगों के पास इनकम, होम लोन की कैटेगरी में अगर लोन लेते हैं तो उस पर और छूट बढ़े, जिससे इस अफोर्डेबल हाउसिंग में तेज़ी आती हुई दिखाई दे। सर, एटीसी और 24B, इसके तहत क्या कुछ बदलाव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? पहला तो होम लोन के को लेके क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती है, और दूसरा एटीसी और 24B के तहत जो 2 लाख की छूट को बढ़ाने की बात भी इंडस्ट्री काफ़ी लंबे समय से कर रही है। ऐसे में इन दो पर आपका क्या व्यू है? क्या सरकार बजट में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट सरकार को करनी चाहिए? 24B की लिमिट को तो हमारी डिमांड तो ये रही है पिछले 5-7 साल से कि जितना भी इंटरेस्ट बायर पे करता है वो 100% छूट मिलनी चाहिए। जी। अगर हम उसको ये भी मान ले कि सरकार के लिए उसको करना व्यवहारिक नहीं है, तो 2 लाख रुपए की लिमिट आज से 5-7 साल पहले फिक्स की गई थी। जी। उस 2 लाख रुपए को आज की डेट में जो महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट भी करें तो ये 5 लाख रुपए की लिमिट मिनिमम होनी चाहिए। 2 लाख रुपए की लिमिट कुछ भी नहीं है। अगर आप दिल्ली, एनसीआर या मेट्रोपॉलिटन सिटी या उसके आसपास के शहरों की बात करें तो 1-1.5 करोड़ रुपए से कम में कोई मकान नहीं मिलता है। 1-1.5 करोड़ रुपए के मकान में अगर कहीं बायर ने 70-80 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है तो उसके ऊपर 7-8 लाख रुपए का इंटरेस्ट का बर्डन पर ईयर आता है। वो मकान का किराया भी देता है और अथॉरिटी की, बैंक की किस्तें भी देता है और टैक्स भी, और उसको किराया भी देना पड़ता है, तो और टैक्स भी देता है। तो ये तीनों चारों चीजें एक साथ पे करना बड़ा टफ रहता है। तो हमारी ये डिमांड है कि एक लिमिट फिक्स कर दी जाए कि 8 लाख, 7 लाख, कम से कम भी 5 लाख रुपए की लिमिट एक हो, जो बायर को अगर वो इंटरेस्ट पे करता है तो उसकी इनकम में से डिडक्शन हो जाए, उसके हाथ में कुछ पैसा बचे जिससे वो किस्त पे कर सके, और अगर उसको मकान नहीं मिला है तो कम से कम किराया पे कर सके। उससे बायर के हाथ में पैसा ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो बाइंग करेगा। तो जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर में 50% टैक्स कम से कम गवर्नमेंट के हैंड में आता है जी। तो जितनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री बढ़ेगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, इनकम टैक्स आता है, जीएसटी आती है, स्टैंप ड्यूटी आती है, लेबर सेस आता है, और तमाम तरह के टैक्स आते हैं। अगर उन सबको जोड़ लो तो एक हाउस की प्राइस के अंदर कम से कम 50% अमाउंट जो है वो वैल्यू जो है वो टैक्स की है। तो जी सर, अगर हम बायर को राहत देंगे तो उससे गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जी, बिल्कुल सही बात सर, बायर को राहत देने की, क्योंकि अभी आप अगर होम लोन ले रहे हैं और उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है। और ये बात मांग इंडस्ट्री काफ़ी लंबे समय से कर रही है कि 2 लाख की टैक्स छूट, क्योंकि जैसा कि आपने बताया 8 से 10 लाख रुपए इंसान का ब्याज में ही जा रहा है, तो 100% टैक्स छूट की मांग इंडस्ट्री कर रही है। लेकिन फिलहाल 5 लाख तक का भी अगर टैक्स छूट पे इनकम टैक्स छूट मिल जाती है तो एक बड़ी राहत होगी घर खरीदने वालों के लिए।
सर इंडस्ट्री की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर कॉर्पोरेट टैक्स को लेके काफ़ी कुछ डिमांड्स आ रही हैं। ये कॉर्पोरेट टैक्स जो है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को लेके, हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेके कितना बड़ा चैलेंज है? प्लस सर क्या इसमें भी सरकार इसको बढ़ा के जो 15% का डिमांड इंडस्ट्री कर रही है वहाँ तक लाया जा सकता है कम करके सर, या फिर पहले तो ये चैलेंज कितना बड़ा है और क्या सरकार इसके कुछ राहत देगी कंपनीज को? हाँ, ओबेसिटी अगर मान लो जैसे 45 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ाते हैं तो बिल्डर जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट वो कर पाएंगे। जी। और अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो छूट थी उसको भी सरकार को कंटिन्यू करना चाहिए, जिसके अंदर उसको एटीआई बी में अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग की 100% में कोई परियोजना करता है तो उसको टैक्स की छूट मिलती है। सेकंड क्या है कि इंडस्ट्री की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी इंडस्ट्री की डिमांड करती रही है। आज की डेट में अगर कोई नई इंडस्ट्री लगती है उस पर टैक्स की रेट 15% है, लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे वो 25% है जी। तो दोनों में काफी डिफरेंस है, मतलब 40% टैक्स ज्यादा है। तो अगर इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा और कोई बिल्डर नई प्रोजेक्ट लाएगा तो उसको भी इंडस्ट्री के रेट का बेनिफिट मिलेगा। ओबियसली कोई भी बिजनेस अगर कहीं से कोई टैक्स का कंसेशन पाता है तो वो अल्टीमेटली उसको अपने बायर को पास ऑन करता है जी। और इसका एंड रिजल्ट ये रहेगा कि बायर को एक सस्ता और किफायती मकान मिल पाएगा, जो कि सरकार की प्राथमिकता है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री की प्राथमिकता भी है। जी सर, हम किफ़ायती घरों की अक्सर बात करते रहते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग सरकार भी बात करती है बार बार, लेकिन लग्जरी हाउसिंग को मिस कर देते हैं। और अगर हम पिछले कुछ आंकड़ों को देखें तो लग्जरी हाउसिंग के खरीद में बहुत ही तेज सर्च देखने को मिला है। हालांकि इस पर आपका क्या कहना है? गुड़गांव के प्राइसेस सोशल मीडिया पर सर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क से महंगे घर गुड़गांव में मिल रहे हैं आपको। दिल्ली एनसीआर में भी यही हाल है। तो लग्जरी हाउसिंग पर क्या कुछ आपका व्यू है और क्या इस पर भी कुछ सरकार की तरफ से इस बार आ सकता है? लग्जरी हाउसिंग पे सरकार की तरफ से हमें कोई टैक्स रिबेट की तो उम्मीद नहीं है जी। लेकिन क्या है कि लैंड की प्राइसेस जो जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, खासकर जैसे आप गुड़गांव की या दिल्ली की बात करें, तो हाउसिंग में जो एक बड़ी कॉस्ट है वो लैंड की कॉस्ट है जी। तो लैंड की शॉर्टेज होने की वजह से जो मकान है, जो बढ़िया सेक्टर है या बढ़िया लोकेशन है, उन पे लैंड की प्राइसेस इतनी है कि वहां पे अफोर्डेबल बनाना पॉसिबल नहीं है, तो लोग लग्जरी की तरफ जाते हैं। क्योंकि अफोर्डेबल वहां बन नहीं पाएगा, बिक नहीं पाएगा, तो लोग लग्जरी की बात करते हैं, लग्जरी बनाते हैं। लग्जरी की डिमांड भी पिछले 2 साल में अच्छी रही है, तो लग्जरी फ्लैटों की तो डिमांड आज भी काफी अच्छी है। लेकिन इस लग्जरी में हमें नहीं उम्मीद है कि सरकार कोई रियायत देने वाली है। सर आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करते हैं और अगर हम देखें तो अभी तक 10.1 मिलियन अफोर्डेबल हाउसिंग का शॉर्टेज है और ये 2030 तक तकरीबन 31 मिलियन पहुंचने की एक्सपेक्टेशंस है। ऐसे में सर हाउसिंग फॉर ऑल को अचीव करने के लिए और इस डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अफोर्डेबल हाउसिंग की शॉर्टेज है, इसको दूर करने के लिए सर पॉलिसी लेवल पर क्या कुछ चेंजेस होने की ज़रूरत है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? पॉलिसी लेवल पे 2 चेंजेस बड़े हैं जो सरकार की तरफ से होने चाहिए। एक तो है जो लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्युनिसिपल कमेटी जहां पे वो प्रोजेक्ट है जी। वहां से है कि वो कुछ एरिया चिन्हित करे जहां पे खाली अफोर्डेबल हाउसिंग के ही प्रोजेक्ट आ सकते हो। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लैंड दे और वहां पे बड़े फ्लैट बनाना अलाउ नहीं होना चाहिए। वो लैंड किफायती होनी चाहिए। अथॉरिटी या तो कम रेट पे अलॉट करे या उस पे अपने डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह सब कम करे या हटाए। सेकंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बेनिफिट आ सकता है कि जैसे जो जीएसटी के हैं, रजिस्ट्री की कॉस्ट हैं, जी। आपका जो इनकम टैक्स की छूट है, अफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट जो 45 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ करना है, ये सब बजट से एक्सपेक्टेशन है। अगर सरकार इन सब कदमों को उठाती है तो बायर को अफोर्डेबल हाउसिंग मिलना थोड़ा आसान होगा। लेकिन फिर भी आज की डेट में जिस हिसाब से कीमतें मेटल की, लेबर की बढ़ी हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग एक चैलेंजिंग जी। है और आगे चैलेंज है तो अफोर्डेबल हाउसिंग के चैलेंजेस और बढ़ने वाले। जी, तो
डीडीएस को लेके, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को लेके पॉलिसी में कुछ चेंजेस होने की सर बात कर रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ये काफ़ी अहम है। इसके अलावा अभी हमने जाना कि क्या कुछ चैलेंजेस हैं। होम लोन के पर कुछ टैक्स रिबेट मिलने की बात भी इंडस्ट्री कर रही है। तो ये था पूरा हाउसिंग सेक्टर को, क्या कुछ इंडस्ट्री की बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं और सरकार किन मुद्दों पर इस बार के बजट में अनाउंसमेंट कर सकती है। थैंक यू सो मच सुरेश सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप अब मुझे भी दीजिए इजाज़त, हम फिर आपसे मिलेंगे बजट और इंडस्ट्री में किसी और इंडस्ट्री को के एक्सपर्ट के साथ, और उस इंडस्ट्री की चुनौतियों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में उस इंडस्ट्री को लेकर क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए मनी नेट।